हेलो, आप सभी का एमर्स ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का वास्तविक संख्या के बारे में, जिसको हम रियल नंबर बोलते हैं, उसके बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। वैसे तो हम लोग क्लास 9 में, 8 में, 7 में, 6 में कुछ तरह के नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन क्लास 10 में जो है हम लोग को पूरा तरह से इलुस्ट्रेट करके काफ़ी विस्तार से जो है हमको जानना है कि वास्तविक संख्या में हम लोग क्या क्या नंबर्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि वास्तविक संख्या में हमको कौन कौन से नंबर के बारे में पढ़ना है। तो आपका बिहार बोर्ड में सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या, रियल नंबर। तो देखते हैं क्या है। पार्ट 1 जिसको वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं, और इसको इंग्लिश में हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। अब रियल नंबर के बारे में तो हम लोग जानना ही जानना है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हमको जानना है नंबर्स के बारे में। तो सबसे पहले जो है हमको नंबर्स के बारे में जानना है, वो पहला नंबर है आपका प्राकृत संख्या। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राकृत संख्या होती क्या है, किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे आपका प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब बात आती है कि नेचुरल नंबर हम किसे कहते हैं। तो नेचुरल नंबर वैसे बहुत आसान होता है, बहुत सारा इसका परिभाषा है नेचुरल नंबर को बताने का, लेकिन सबसे आसान परिभाषा जो है ये है कि गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब बात आती है प्राकृतिक संख्या को हम किससे सूचित करते हैं। तो नॉर्मली प्राकृतिक संख्या को, प्राकृतिक संख्या को n से प्रकट किया जाता है। n से प्रकट किया जाता है। n से प्रकट किया जाता है, यानी हम n लिख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 डैश 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 इनफिनाइट। यानी गिनती की संख्या जो होती है आप जानते हैं कि 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। ठीक है। अब बात आता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। या तो बिहार बोर्ड में पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। यहाँ पे हम जानेंगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो क्या होती है, वो 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। इसके बाद इसमें भी पूछ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो अनंत होती है। अनंत होती है, यानी जिसको हम कहते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्या। तो प्राकृतिक संख्या सबसे पहला बात आया कि हम लोग क्लास 10 में पहला चैप्टर है, इसका नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, और उसमें नंबर्स के बारे में जानना होता है। तो सबसे पहले नंबर्स में हम लोग जाने प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होता है, इसका परिभाषा हम इस तरह से बता सकते हैं सबसे आसान भाषा में कि गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या को हम क्या करते हैं, n से सूचित करते हैं। n से क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। ठीक है। इस तरह से अब गिनती जो होती है वो कहां से प्रारंभ होती है, तो गिनती जो प्रारंभ होती है वो कहां से होती है, 1 से लेकर जो होती है वो अनंत तक जाती है। 1 से लेकर कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। तो यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो आपका सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 होती है और 1 होती है। और सबसे बड़ी जो प्राकृतिक संख्या आपको देखने को मिलेगा वो क्या होगा, इनफिनाइट
इनफाइनाइट होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या जो होती है वो अनंत तक जाती है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए प्राकृत संख्या के बारे में तो जान गए, इसके बाद एक और संख्या आती है जिसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, तो चलिए पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं कि पूर्ण संख्या होती क्या है। पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं क्या, होल नंबर कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। अब इसका परिभाषा क्या है, तो इसका परिभाषा भी बहुत आसान है। क्या होता है कि गिनती की संख्या जब शून्य से प्रारंभ की जाती है, यानी कहने का मतलब यह है कि जब गिनती की संख्या को शून्य से हम जब प्रारंभ करते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, आपका पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं क्या, कि गिनती की संख्या, गिनती की संख्या जब शून्य से प्रारंभ की जाती है या होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या जब शून्य से प्रारंभ की जाती है या शुरू की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। अब बात आता है पूर्ण संख्या को हम किससे निरूपित करते हैं। तो पूर्ण संख्या को जो है, पूर्ण संख्या को किससे, W से निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। ठीक है, यानी अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हम W इक्वल टू हम लिख सकते हैं आपका 0 1 2 3 4 डैश 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 इनफिनाइट। क्या, तो प्राकृत संख्या में जब शून्य जो है वो जब शुरू से उसको प्रारंभ की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अब इससे भी आपको क्वेश्चन करता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो जानेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी, इसमें देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो क्या होती है आपकी, शून्य होती है, यानी जीरो होती है, यानी जीरो या शून्य इसको लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें यह भी आपसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी क्या होती है, अब कहने का मतलब है कि जिस तरह नेचुरल नंबर जो है आपका अनंत तक जाता है, उसी तरह जब पूर्ण संख्या में क्या होता है कि जीरो स्टार्टिंग में उसको जब सम्मिलित कर दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको जब जीरो से प्रारंभ कर दिया जाता है, तो ये भी जो है प्राकृत संख्या भी तो अनंत तक जाती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि प्राकृत संख्या में ही शून्य को शुरू में डाल दिया जाता है और उसे हम पढ़ने लगते हैं, तो भी क्या होगा, अनंत तक ही तो जाएगा। तो इसीलिए जो है आपका सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो होगी वो भी क्या होगी, अनंत ही होगी। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, अनंत हो जाएगा, अनंत यानी इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। अब पूर्ण संख्या के बारे में तो आप समझ लीजिए कि पूर्ण संख्या क्या होता है, तो गिनती की संख्या को जब शून्य से प्रारंभ की जाती है, जब गिनती की संख्या जब शून्य से शुरू होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या को हम क्या करते हैं, n से क्या बोलते हैं, W से निरूपित करते हैं, W से सूचित करते हैं। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो शून्य होती है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो इनफिनाइट होती है, अनंत होती है। ठीक है, उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते कि कितना ज्यादा हो सकती है ना, यानी अनंत तक जाएगी, अनंत तक जाते रहेगी, यानी हम बता नहीं सकते हैं कि पूर्ण संख्या कितनी बड़ी हो सकती है। ठीक है, अब इसके बाद पूर्ण संख्या के बाद अगर पूर्ण संख्या यहाँ पे समझ में आ गया, तो अब यहाँ पे हमको जानना है क्या, पूर्णांक संख्या के बारे में, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में क्या, इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे इंटीजर्स क्या होता है, यानी पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या जिसको कहते हैं हम लोग क्या, इंटीजर्स। इंटीजर्स कहिए या इंटीजर नंबर्स कहिए, बात होनी है इंटीजर्स। तो अब बात आता है ये पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है। तो पूर्णांक संख्या का भी बहुत ही सरल सा डेफिनेशन है, उसका परिभाषा है कि अभी हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं, पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्या के साथ हम क्या करते हैं कि जितना भी आप जानते हैं कि पूर्ण संख्या जो होती है
उसमें परिमेय भी होती है, और जब उसमें जीरो को उसमें पहले स्टार्टिंग में डाल देते हैं तो वो पूर्ण हो जाती है। तो अगर हम पूर्ण संख्या को ले लें, यानी जीरो से लेकर अनंत तक ले लें, और प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को ले लें, और दोनों को एक समुच्चय बना दे, यानी दोनों को मिला दे, कलेक्शन कर दे, हैं, उसको सम्मिलित कर दे, तो जो रूप बनता है वही क्या होता है, आपका पूर्णांक होता है। ठीक है, इस तरह तो हम बता सकते हैं, या और भी डेफिनेशन बता सकते हैं कि समस्त धनात्मक एवं ऋणात्मक प्रकृति वाली संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। बहुत सारा इसका डेफिनेशन हो सकता है ना, बस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत होती है कि जितने भी आपके प्लस वाले संख्या होते हैं, यानी जितने भी आपके प्लस वाले संख्या होते हैं, और जितने भी आपके माइनस वाले संख्या होते हैं, यानी ऋणात्मक संख्या होती है ना, उनके सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये भी हम लिख सकते हैं। तो बहुत सारे डेफिनेशन हो सकते हैं, बस सबका जो है, सबका कॉन्सेप्ट बस सेम होता है, बस इलोबरेट करने का, समझाने का और बताने का तरीका जो होता है वो क्या होता है, आपका अलग अलग होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत सारे टीचर जो है वो क्या करते हैं, अलग अलग परिभाषा बताते हैं, कुछ और बताएंगे, कुछ और बताएंगे, लेकिन सबका जो है ना सार जो होता है, सबका जो कॉन्सेप्ट होता है, सबका जो मीनिंग होता है, बस वही होता है। ठीक है, तो बहुत सारे डेफिनेशन हो सकते हैं यहाँ पे पूर्णांक संख्या को बताने का। ठीक है, इसमें से हम वो बता रहे हैं कि सबसे आसान होता है। क्या है पूर्णांक, यहाँ पे लिख सकते हैं समस्त धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं शून्य के साथ सम्मिलित हो जाती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी जितने भी प्लस वाले नंबर हैं और जितने भी माइनस वाले नंबर हैं, उनको शून्य के साथ अगर सम्मिलित कर दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब जैसे क्लास 9 में हम लोग नंबर लाइन यानी संख्या रेखा के बारे में पढ़े हुए हैं, तो उसी से हम समझाने का यहाँ पे प्रयत्न किया जाएगा कि हम कैसे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक नंबर लाइन खींची, हमने यहाँ पे एक नंबर लाइन खींचा, इसमें हमने रखा यहाँ पे 0, और इधर हमने क्या रखा, +1 +2 +3 +4 डैश 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 इनफाइनाइट जाए। और इधर क्या, ऋणात्मक को, माइनस को -1 -2 -3 -4 डैश 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 इनफाइनाइट। अब यहाँ पे ये जो आपका होगा +1 2 3 4 होता है, इसको कहते हैं हम लोग क्या, धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या होती है जिसको हम पॉजिटिव संख्या भी कहते हैं, पॉजिटिव नंबर भी कहते हैं। और 0 के इस साइड यानी लेफ्ट साइड में जो नंबर आपको मिलता है या दिया हुआ रहता है, इसको कहते हैं हम लोग क्या, ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्या कहते हैं जिसको नेगेटिव संख्या, नेगेटिव नंबर्स कहते हैं, नेगेटिव नंबर्स कहते हैं। अब बात आता है यहाँ पे कि ये जो है आपका, यहाँ से यानी लेफ्ट से हम राइट की ओर जा रहे हैं, तो अगर देखा जाए, अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, मतलब अगर हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, तो मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी बाएं से अगर दाएं की ओर अगर इधर से हम बढ़ते जा रहे हैं, तो आपका 1 2 3 4 देख रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी ऊपर की ओर जितने आगे बढ़ते जाएंगे, इसका मतलब 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा बढ़ते जाएगा, इसका मान यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जैसे हम दाएं से बाएं जाते हैं, अगर दाएं 0 के इस साइड में, यानी अगर हम दाएं से बाएं जाते हैं, तो क्या होता है, मान जो है वो घटते जाता है। यानी अगर हम दाएं से बाएं जाते हैं, दाएं से बाएं जाते हैं, तो मान जो होता है, वैल्यू जो होता है, नंबर का जो वैल्यू है, जो न्यूमेरिक वैल्यू है, वो क्या होता है, घटते जाता है। क्या होता है, घटते जाता है।
क्लियर है? इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नंबर लाइन पे यानी संख्या रेखा पर ऐसे हम बता सकते हैं पूर्णांक संख्या को, इंटीजर्स को ऐसे हम दिखा सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो आपको, ठीक है, ये तो धनात्मक संख्या हो गया, ये ऋणात्मक संख्या हो गया, यहाँ पे आपका 0 हो गया। ये इधर वाला क्या होता है? आपका पूर्णांक संख्या होता है, क्या बोलते हैं आपका इधर वाला जो होता है वो पूर्ण संख्या होता है, और 0 को छोड़ देते ये आपका 1 से जो स्टार्ट होता है वो क्या होता है? आपका ये प्राकृत संख्या होता है। अब इसी प्राकृत संख्या को हमने 0 के आपके क्या बोलते हैं लेफ्ट साइड में इसको हमने क्या कर दिया? माइनस के फॉर्म में लिख दिया। तो प्राकृत संख्या को हमने नेगेटिव यानी ऋणात्मक फॉर्म में लिख दिया, और इधर तो धनात्मक है, बीच में क्या है? आपका 0 है। तो इनके सम्मिलित रूप को यानी इनके समुच्चय को हम क्या कहते हैं? आपको पूर्णांक कहते हैं। इनके सेट को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। अब बात आता है कि यहाँ पे जो धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या 0, इनमें कुछ संबंध है। इस संबंध के बारे में हम जानेंगे कि इनका संबंध इन तीनों में जो है, ऋणात्मक संख्या में, आपके धनात्मक संख्या में और आपके 0 में क्या क्या संबंध है, क्या क्या उनमें रिलेशनशिप है, उनके बारे में क्या करेंगे? जानेंगे। तो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जिसको हम ध्यान रखेंगे, और मैं भी कभी-कभी जो है ना, कभी-कभी क्या कि एग्जाम में पूछा ही जाता है, या कहीं भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर जाते हैं तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कि इनके बारे में कुछ आपको बहुत ही छोटा-छोटा टर्मिनोलॉजी होते हैं, लेकिन छोटा-छोटा चीज है ना बहुत ज्यादा दिक्कत देता है। इसीलिए जो है इन छोटे-छोटे चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जिसको ध्यान में रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट नोट क्या है उसको देखते हैं। तो नोट लिखेंगे, इसमें नोट में पहला लिखेंगे क्या? तो जितने भी धनात्मक संख्या होती है वो ऋणात्मक संख्याओं से क्या होती है? बड़ी होती है। धनात्मक का मतलब क्या होता है? धन, जो कि मेरे पास है, और ऋणात्मक मतलब क्या होता है? ऋण, जो कि मेरा नहीं है, हमने किसी और से लिया है, हमने किसी और से लिया है। तो जो जिसका अपना है उसको कहते हैं अपना कमाया हुआ है, अपना अर्जित किया गया है, अपने से वो अर्न किया है, उसको हम कहते हैं धन है, वो धन संख्या है, जिसे वो धनात्मक संख्या कहते हैं। और अपने से कमाया हुआ नहीं है, किसी दूसरे से लेकर रखा हुआ है, तो वो क्या होता है? वो आपका होता है ऋणात्मक संख्या, यानी नेगेटिव नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सभी धनात्मक संख्याएं जो होती है वो ऋणात्मक संख्याओं से क्या होती है? आपकी बड़ी होती है। तो पहला नोट आता है कि सभी धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती है। यानी सभी धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं से क्या होती है? बड़ी होती है। कैसे? तो देखिए, अगर एग्जांपल में देखें तो अगर यहाँ पर लिखते हैं हम +2 लिखिए या +2 लिखिए, बात वही है। और यहाँ पे अगर हम लिख दें आपका क्या -3 लिख दें, -3 लिख दें, तो इसमें जो होता है आपका धनात्मक बड़ा होगा। क्या होगा? यानी आपका ये वाला धनात्मक संख्या जो होती है वो बड़ी होती है, ठीक? क्योंकि अगर स्टार्टिंग में देखें तो फर्स्ट में इसके पास भी कितना रुपया था? इतना पैसा था, इससे कितना रुपया था? तो इसके पास भी 0 था, इसके पास भी कितना था? इसके पास भी 0 था। अंदर यही है कि ये जो 2 है, मान लेते हैं अगर ये x है, x कोई आदमी है और ये कोई y जो है आदमी है, तो दोनों के पास स्टार्टिंग में क्या था? दोनों के पास स्टार्टिंग में 1 भी रुपया नहीं था, यानी 0 था, 0 रुपया था, मतलब कुछ भी नहीं था उनके पास। लेकिन बाद में क्या हुआ? जो x है वो अपना क्या किया? कमाया, अपना मेहनत किया, तो ये इसने क्या किया? 2 रुपया अर्न कर लिया, यानी प्राप्त कर लिया, ऑब्टेन कर लिया, अर्न कर लिया। और जो y था इसने क्या किया? कमाया नहीं, बल्कि किसी से उधार ले लिया, किसी से कर्ज ले लिया, तो इसके पास हो गया 3, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बड़ा किसको दिखाएंगे? x को ही दिखाएंगे, क्योंकि जो अपना कमाया हुआ रहता है, जो अपना कमाया हुआ रहता है वही बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे इसके पास में इसने ज्यादा पैसा ले लिया है, ज्यादा रुपया ले लिया है, लेकिन इसका अपना कमाया हुआ नहीं है, ये किसी से लिया हुआ है। तो ये किसी से ले लिया तो फिर इसको देगा ही, तो उसको फिर तो देगा ना। तो इसीलिए जो है यहाँ पे जो 2 है, यानी जो x है वो क्या है? बड़ा है किससे? आपका y से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये क्या है? प्लस है, यानी इसका अपना कमाया हुआ है। भले इसके पास ज्यादा है, लेकिन ये क्या है? माइनस में है। ये इसका नहीं है, बल्कि किसका है? किसी और से लिया गया है, यानी वो कर्ज लिया है, उसका नहीं है।
तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो x है वो y से क्या है, बड़ा है। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसलिए कि धनात्मक संख्याएं जो होती है वो ऋणात्मक संख्या से क्या होती है, हमेशा बड़ी होती है। हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा टर्म क्या है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि हमेशा जो है ना धनात्मक संख्या क्या होती है, बड़ी होती है, और ऋणात्मक संख्या क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब दूसरा टर्म देखते हैं ये क्या। दूसरा टर्म जो है, दूसरा जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगी कि अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो हम संख्या रेखा पर बात बताए हैं इसमें क्या पता चल रहा है कि अगर बाएं से दाएं जाते हैं इसका मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बाएं से दाएं जाने पर क्या हो रहा है, इसका मान जो है वो बढ़ रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाएं से दाएं, बाएं से दाएं मान बढ़ता है, यानी मान जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये है बाएं, अगर यहाँ पे एक ले लेते हैं, उसके बाद 2 है, 3 है, 4 है, आप देख पा रहे हैं कि बाएं से अगर कोई दाएं की तरफ अगर जा रहे हैं तो इसका वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 1 2 3 4 5 यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम दाएं से बाएं की ओर जा रहे हैं, यानी दाएं से बाएं की ओर, यानी इस साइड अगर जा रहे हैं तो वैल्यू क्या होता है, घटता है। वैल्यू क्या होता है, घटता है। ये बात ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसमें काफी दिक्कत होता है। वैसे क्लास 5 में, क्लास 6 में आपको पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ना था, पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ना था, जिसमें काफी दिक्कत होता है बच्चों को, क्योंकि वहां पे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं हो पाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। माइनस प्लस में काफी दिक्कत होता है, परेशानी होता है, या हुआ भी होगा या अभी भी है। तो यहाँ से अगर ध्यान से समझते हैं तो यहाँ से परेशानी नहीं होगी आपको, यहाँ से सारा प्रॉब्लम जो है ना आपका दूर हो जाएगा। तो ध्यान से इसको समझिएगा कि क्या है कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे बाएं से दाएं जो होती है, अगर बाएं से दाएं अगर हम जाते हैं इसका वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, बढ़ते जाता है। और अगर दाएं से बाएं जाते हैं तो इसका वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होता है, घटते जाता है। वैल्यू क्या होता है, हमेशा घटते जाता है। तो यही बात है कि बाएं से दाएं मान बढ़ता है, यानी वैल्यू उसका क्या होता है, यानी संख्या का जो वैल्यू है ना, उसका न्यूमरिक जो वैल्यू है ना, बाएं से दाएं जो संख्या का न्यूमरिक वैल्यू है क्या होता है, बढ़ते जाता है। और तीसरा, लेकिन अगर बात करें दाएं से बाएं, दाएं से बाएं जो इसका न्यूमरिक वैल्यू होता है, जो मान होता है, संख्या का मान जो होता है, बाएं से दाएं, यहाँ पे लिख सकते हैं बाएं से दाएं संख्या का मान, बाएं से दाएं संख्या का मान, संख्या का मान बढ़ता है, यानी आगे की तरफ जाता है। और दाएं से बाएं संख्या का मान घटता है, संख्या का मान घटता है, संख्या का मान क्या होता है, घटता है। अगला देखते हैं जीरो। अब यहाँ पे बात आता है शून्य के बारे में, जीरो के बारे में। तो जीरो जो होता है वो धनात्मक संख्याओं से क्या होता है, छोटा होता है। जो शून्य होता है, शून्य जो होता है, शून्य धनात्मक संख्याओं से छोटी होती है, धनात्मक संख्याओं से छोटी होती है। यानी जो जीरो है, अगर यहाँ पे हम लिखें +2 या कोई भी नंबर लिखें तो हमेशा बड़ा कौन होगा, 2 होगा, यानी जीरो से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, एग्जाम्पल को देख सकते हैं। उसके बाद शून्य जो होती है, लेकिन जो शून्य होती है, शून्य ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती है, ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती है। कैसे, देखिए अगर 0 ले ले, यहाँ पे -2 ले ले, ठीक है, फिर वही बात x वाली बात हम लगा सकते हैं। यहाँ पे 0 क्या है, आपका x है, और -2 क्या है, y है। इसके पास भी 0 रहा और इसके पास भी 0 रहा है। इसने क्या किया, इसके पास पैसा नहीं है तो इसलिए किसी से कर्ज नहीं लिया, लेकिन महाराज जी ये जो y है इसने क्या कर लिया, इसने कर्जा ले लिया। तो खैर इसके पास तो पैसा तो आ गया, इसके पास तो बहुत सारा चीज तो खरीद लिया यहाँ पे, लेकिन वो जो उसका खरीदा हुआ चीज है वो उसका अपना कमाया हुआ नहीं है, उसे वो प्राप्त किया हुआ है, किससे मांगा हुआ है, कर्जा लिया हुआ है, फिर उसको वो वापस कर देगा। तो यहाँ पे बड़ा जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि इसने किसी तरह का कोई कर्ज नहीं लिया। और जो कर्ज लेता है वो नॉर्मली उसको गरीब माना जाता है। जो नॉर्मली जो कर्ज लेता है उसको क्या माना जाता है, गरीब। गरीब मतलब क्या, छोटा। गरीब मतलब क्या कह सकते हैं हम, यहाँ पे छोटा कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके पास 1 भी रुपया नहीं है, लेकिन ये कर्ज नहीं लिया है ना, कर्ज नहीं लिया। भले इसके पास ज्यादा रुपया है, -2 के पास ज्यादा रुपया है, लेकिन ये अपना कमाया हुआ नहीं है, ये किसी से लिया है ना, किसी से कर्ज लिया है। कर्ज का मतलब क्या है, ये लिया हुआ है, मतलब क्या, ये गरीब है ना। लेकिन यहाँ पे इसके पास 1 भी रुपया नहीं है, लेकिन इसे काम चल रहा है।
मतलब ये किसी से लेने वाला, मतलब किसी से कर्ज लेने गया नहीं है, ठीक है। तो ये अभी भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ये क्या कर लिया, कर्ज ले लिया, तो इससे क्या हो गया, छोटा हो गया। इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो आपका जीरो है वो माइनस वाले संख्या से क्या होते हैं, यानी ऋणात्मक संख्या से क्या होता है, बड़ा होता है। ऋणात्मक संख्या से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे कुछ बात जो है ना ध्यान रखिएगा कि क्या शून्य जो होता है वो धनात्मक संख्या से क्या होता है, छोटा होता है, और ऋणात्मक संख्याओं से क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। आगे जो है आपका टर्म है वो यहाँ पे बताया गया है क्या, शून्य जो होती है, शून्य ना तो धनात्मक संख्या होती है, ना तो धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक। यानी जीरो नर पॉजिटिव नर नेगेटिव है, जीरो ना तो धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक होती है। एक बार फिर से इसको हम रिकैप कर लें क्या, तो सभी धनात्मक संख्या जो होती है वो ऋणात्मक संख्याओं से क्या होती है, बड़ी होती है। मतलब ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव नंबर्स, यानी सारे जो धनात्मक संख्या होती है वो ऋणात्मक संख्याओं से क्या होती है, बड़ी होती है। दूसरा बात, यानी ये तो हम पहला समझ गए, ठीक है। दूसरा बात ये कह रहा है कि बाएं से दाएं संख्या का मान बढ़ता है ना। मतलब क्या, ऑन द नंबर लाइन इफ वी गो फ्रॉम वेयर लेफ्ट टू राइट, अगर हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट, द वैल्यू विल बी इंक्रीज्ड, है ना। द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ नंबर्स विल बी इंक्रीज, यानी जो न्यूमेरिक वैल्यू है नंबर्स का, अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं तो नंबर्स का जो न्यूमेरिक वैल्यू है, यानी उसका संख्याओं का जो मान है, उसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, न्यूमेरिक वैल्यू बोलते हैं, वो क्या होता है, आपका इंक्रीज होता है, ठीक है। और दाएं से बाएं, यानी अगर हम कहाँ जाएं, राइट से अगर लेफ्ट जाएं, इफ यू गो राइट टू लेफ्ट, then the value of the numeric value of the number will be decreased, यानी अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं तो उसका जो मान है, संख्याओं का जो मान है वो क्या होता है, घटते जाता है। क्या होता जाता है, घटते जाता है। तो यहाँ पे आपका बात क्लियर होता हुआ, और यहाँ पे आपका बात है कि शून्य जो होता है वो धनात्मक संख्याओं से क्या होता है, शून्य जो होता है वो धनात्मक संख्याओं से छोटी होती है। मतलब जीरो इज स्मॉलर देन पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो जो होती है वो पॉजिटिव इंटीजर से धनात्मक संख्याओं से क्या होती है, आपकी छोटी होती है, और ऋणात्मक संख्याओं से क्या होती है, बड़ी होती है। कौन, तो शून्य, यानी जीरो इज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। एंड लास्ट क्या है आपका, तो जो जीरो होती है वो ना तो धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक होती है। जीरो ना तो धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक होती है। इतना बात क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे एक और संख्या आता है क्या, जिसका नाम है क्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में हम लोग जो है 9th क्लास या 8th क्लास में भी हम लोग पढ़े हुए हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। उसको हम लोग 10th क्लास में भी पढ़ना है कि परिमेय संख्या क्या होती है, किसे परिमेय संख्या कहते हैं, क्या होता है, क्या टोटल जो है टर्म के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम क्या, परिमेय संख्या के बारे में। तो आइए देखते हैं परिमेय संख्या के बारे में क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या को इंग्लिश में जो है हम किससे डिनोट करते हैं, तो उसको क्यू से, नॉर्मली परिमेय संख्या को क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। अरे एक बात और छूट गया कि यहाँ पे पूर्णांक संख्या को हम किससे सूचित करते हैं, तो नॉर्मली पूर्णांक संख्या को जो है, पूर्णांक संख्या को हम लोग जेड से सूचित करते हैं, जेड से सूचित करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आई से सूचित करते हैं, नॉर्मली यहाँ पे जान लीजिए कि जेड से सूचित करते हैं, ठीक है। इसको पूर्णांक संख्या को हम जेड से सूचित करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए ठीक है, पूर्णांक संख्या को किससे सूचित करते हैं, जेड। जहाँ भी जेड दिखे तो वहाँ पे हम पूर्णांक संख्या कहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो जैसे कि हमने बता रहे थे कि जो आपका परिमेय संख्या होता है उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू से सूचित करते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि ये परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या के बारे में बहुत सारे परिभाषा होते हैं। तो परिमेय संख्या के बारे में हम बता सकते हैं कि वैसी संख्याएं जिसे p बटा q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसे p अपॉन q के फॉर्म में हम क्या कर दें, लिख दें, जहां उसमें भी कुछ कंडीशन है
कि P अपॉन Q के फॉर्म में तो लिख दें, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशन आते हैं। वो कंडीशन क्या है, तो जहां P और Q क्या हो, एक पूर्णांक, P और Q क्या हो जाए, एक पूर्णांक हो जाए। पूर्णांक के बारे में तो अभी हम पढ़े हुए हैं। पूर्णांक क्या होता है कि जितने भी धनात्मक संख्या होती है और जितने भी ऋणात्मक संख्या होती है, जब शून्य के साथ सम्मिलित कर दी जाती है तो उसके समुच्चय को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। मतलब ये बताया जा रहा है कि जो आपका परिमेय संख्या होती है, जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा रहा है, वो जो P और Q क्या होगा, हो सकता है कि वो आपका धनात्मक भी हो जाए, हो सकता है आपका ऋणात्मक भी हो जाए, हो सकता है उसमें शून्य भी हो जाए, यानी उसके अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी आपको लिख दिया, यानी पूर्णांक संख्या में कोई भी हम टर्म, कोई भी हम जो है ना उसमें संख्या को हम क्या करें, नंबर्स को उसमें डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि Q को 0 के बराबर नहीं रखें। Q को क्या करें, 0 के बराबर नहीं रखें। अब यहाँ पे बात आती है कि Q को 0 के इक्वल क्यों नहीं रखें। यहाँ पे बात आती है, बहुत सारे बुक्स में लिखे हुए हैं कि Q नॉट इक्वल टू 0। क्या कि वैसे नंबर, वैसे संख्या जिसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां P और Q क्या है, आपका पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल टू 0 है, यानी Q 0 के बराबर नहीं है। तो इसके बारे में बहुत सारा जगह है ऐसा है कि जहाँ पे ये नॉर्मली बताया नहीं जाता है कि Q नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है, ऐसा क्यों है। अगर मान लेते हैं कि हम Q को 0 के इक्वल कर देते हैं तो क्या हो सकता है, Q को अगर हम 0 के इक्वल कर देते हैं तो क्या होगा, मतलब क्या रिजल्ट आने वाला है ना। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। नॉर्मली देखा जाता है इसके बारे में उतना एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, बस डेफिनेशन को जो है यहाँ पे बता दिया जाता है, रटा दिया जाता है कि आपको बस ये है परिमेय संख्या है। समझ लीजिए कि जिसे P बटा Q के रूप में लिख दिया जाए उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय कहते हैं। और जहाँ P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, इसको भी पूर्णांक को समझ में आता ही है, लेकिन यहाँ पे नहीं बताया जाता है कि Q नॉट इक्वल टू 0 ऐसा क्यों। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि Q नॉट इक्वल टू 0 ऐसा क्यों दिया जाता है। ठीक है, तो आइए लिखते हैं यहाँ पे कि पुनः क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, या परिमेय संख्या का डेफिनेशन और इसके बारे में जानते हैं जो इंपॉर्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे आप आता है क्या, आपका परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इसको हम लोग कहते हैं क्या, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर का, रैशनल नंबर। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैसी संख्या जिसे P अपॉन Q यानी बट्टे के रूप में लिखा जाता है, वैसी संख्या जिसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके जहां P तथा Q एक Q तथा Q पूर्णांक संख्या हो एवं Q नॉट इक्वल टू 0 हो, Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या का, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या। ठीक है, तो क्या वैसी संख्या जिसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके, यानी जिसको बट्टे के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, और आपका Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और नॉर्मली जो परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या को हम Q से सूचित करते हैं, यानी उसको डिनोट करते हैं। Q से जहां भी अगर Q लिख दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे Q लिख दिया जाए मतलब क्या है, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो एग्जांपल के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आपका 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 भी आपका पूर्णांक है और 2 भी आपका पूर्णांक है। ये जो आपका 1 है इसको हम कहते हैं क्या, अंश कहते हैं। क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्या, न्यूमरेटर। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूमरेटर। और जो आपका 2 होता है इसको कहते हैं हम लोग क्या, हर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर बोलते हैं। यानी परिमेय संख्या में जो आपका अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होता है वो आपका पूर्णांक होता है। ठीक है, आप जानते हैं, अभी पूर्णांक पढ़ के आए हुए हैं आप, अभी पढ़े हैं कुछ कॉलेज लाइन में देखे हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होता है, उसमें प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। यहाँ तो 1 भी क्या है, पूर्णांक है, और 2 भी क्या है, पूर्णांक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, जैसे -3/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपका -2/-3 भी लिख सकते हैं।
ऐसा बहुत सारा चीज आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने एक बात बताया था, तो ठीक है हमने तो समझ लिया कि P और Q क्या होंगे, पूर्णांक होते हैं। यहाँ पे दिख ही रहा है कि जो -3 है और 5 है ये क्या आपका पूर्णांक है, और बटा के रूप में तो लिख दिया गया। लेकिन यहाँ पे एक बात आता है जो कि हमें पिछले ही बार में हमने बताया है, जिसे बोला था कि बहुत सारे जो है यहाँ पे बताया नहीं जाता है कि Q नॉट इक्वल टू 0 क्या है। लेकिन हम यहाँ पे समझेंगे कि Q नॉट इक्वल टू, अगर हम क्या करें, अगर यहाँ पे Q को 0 के इक्वल कर दे, जैसे कि परिमेय संख्या यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि Q नॉट इक्वल टू 0 जहाँ पे दिया गया, एक कंडीशन लगा दिया गया, एक बैरियर लगा दिया गया कि Q नॉट इक्वल टू 0 क्यों, Q नॉट इक्वल टू 0 दे दिया। अब हमने क्या किया, हमने दे देना, हम नहीं मानेंगे, हम क्या करेंगे, Q को 0 के इक्वल अगर हम कर देते हैं तो क्या होगा, इसमें बोला कि ना अगर Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब क्या, जो आपका हर है, अगर हर में 0 कभी नहीं रहेगा, हर में 0 कभी नहीं रहेगा, अंश में 0 हो सकता, अंश में 0 आप दे दीजिए, लेकिन हर में 0 नहीं रहती है। हमने कहा नहीं, हम तो रख देंगे, हमने रख देंगे, तो उसका रिजल्ट क्या आने वाला है तो देखेंगे। अब यहाँ से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से समझने की देखिएगा कि क्या है, क्यों ऐसा लिखा जाता है, क्यों नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा जाता है। अगर इस तरह का हम करते हैं, इस तरह का हम करते हैं, और या ऐसे हम करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अगर इसके इक्वल रख देते हैं, तो ये अगर कंडीशन आप रेशनल नंबर में डालते हैं तो ये ले लेगा, ये कहेगा ठीक है आप आ सकते हैं मेरे अंदर, आपको हम रख सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे आइएगा तो हम आपको जो है ना नहीं रख सकते हैं, तो हम नहीं रख सकते। तो क्या, तो अगर मान लेते हैं कि हमने ऊपर रखा यहाँ पे 2, हमने यहाँ पे क्या रखा, 2 रखा, और नीचे हमने क्या रख दिया, ठीक है, यहाँ पे हम रख देते हैं, या इसको कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए 4, यहाँ पे कर देते हैं 2, ठीक। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ जो Q है वो 0 नहीं है, मतलब कोई नंबर है। और ये नॉर्मली क्या होता है, इसको कहते हैं लोग नॉर्मली इसको क्या कहते हैं, भाजक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, भाजक, इसको हम कहते हैं डिवाइजर कहते हैं। और ये नॉर्मली क्या होता है, भाज्य होता है, क्या होता है, भाज्य, इसको डिविडेंड कहते हैं, डिवाइडेंड कहते हैं, डिविडेंड भी कहा जाता है, डिवाइडेंड भी कहा जाता है। तो नॉर्मली ये अगर कंडीशन रहा तो हो सकता है, यहाँ पे काम हो सकता है। या अगर ऊपर भी हम क्या कर दे, ऊपर भी अगर क्या कर दे, हम 0 लगा दे, तभी ये कंडीशन हो सकता है, तभी यहाँ पे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये रख लेगा। इसको अगर हम 0.2 ले लें, 0.2 ले लें, 0.9 ले लें, 0.5 ले लें, तो यहाँ पे ले सकता है। यहाँ पे इसका ये कंडीशन बनता है कि नहीं, ठीक है, इतना अगर आता है तो ये कंडीशन तो ठीक है, लेकिन हम ये कंडीशन लगाए हुए हैं कि Q 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे ये रहेगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब क्या है कि हमको 2 आदमी दिए गए हैं, यानी यहाँ पे भाजक का मतलब क्या होता है कि ये तो हो गया 2 और यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये 2 क्या है। 2 जो होता है ये भाजक होता है। भाजक क्या होता है, तो कहने का मतलब है, भाजक का मतलब होता है जितने लोगों में किसी चीज को बांटनी होती है उसको हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जितने लोगों में हैं, जितने लोगों को बांटना होता है किसी चीज को, उसको हम कहते हैं भाजक। जैसे यहाँ पे 2 है, 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 आदमी है, ठीक है, इसमें कुछ को बांटना है, किसको बांटना है, तो हम भाज्य को बांटते हैं। जैसे यहाँ पे भाज्य तो है 0, मतलब ये है कि मेरे पास जो है वो 0 रुपया, मतलब 1 भी रुपया नहीं है, मतलब क्या 0 है, और हमसे मांगने के लिए 2 आदमी आ गए। अब बताइए हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हम उसको देंगे क्या, क्या देंगे, क्या देंगे कुछ तो देंगे, लेकिन क्या देंगे, 0, कुछ नहीं देंगे, लेकिन क्या 0 देंगे, कुछ नहीं देंगे, है। तो यहाँ पे जो बात है कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन आए मांगने के लिए, तो हमारा तो पॉकेट खाली है, कुछ नहीं है, यहाँ पे तो मेरे पास क्या है, 0 है, तो हम क्या दे सकते हैं, हम तो कुछ नहीं दे सकते, वो फिर रिटर्न चले जाएंगे। यानी वो जो आपको जो हमसे लेने आए, जो भाजक थे जो हमसे लेने आए, वो हमसे क्या लेकर गए, तो 0 लेकर गए, क्या लेकर गए, 0 लेकर गए। और आपको पता है कि 2 में 0 से करेंगे तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा, इधर आपका क्या हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको मिल रहा है क्या, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 का आ गया, 0 आ गया, यानी ये डिफाइंड टर्म है। कि किसी न्यूमरेटर में अगर क्या कर दिया जाए, न्यूमरेटर में अगर क्या कर दिया जाए, न्यूमरेटर में अगर हम 0 लिख दें और डिनोमिनेटर में किसी भी संख्या को लिख दें, 2 लिख दें, 9 लिख दें, 7 लिख दें, 12 लिख दें, ये सारा बात लिख दें, ठीक है। तो इन सब का डिफाइंड एक डिफरेंट वैल्यू आएगा, एक फिक्स वैल्यू आएगा, और वो क्या है, 0। इसका भी क्या आएगा, 0, इसका भी क्या आएगा, आपका 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे इसका फिक्स वैल्यू आ रहा है, क्या फिक्स वैल्यू आ रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी संख्या हम पढ़ रहे हैं ये सारे फिक्स वैल्यू का ही पढ़ रहे हैं। जितना भी संख्या है ये सारे जो है वो क्या है, ये सारे जो है आपका फिक्स वैल्यू ही है, सारे जो है वो फिक्स है। अब यहाँ पे बात आता है, इतना तो हमने समझ लिया कि ऊपर न्यूमरेटर रहा, ऊपर 0 रहा तो कोई बात नहीं, ऊपर 0 रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर नीचे हमने 0 कर दिया यानी डिनोमिनेटर में, यानी हमने क्या किया कि अगर डिनोमिनेटर में हम 0 रख दे, डिनोमिनेटर में क्या करते 0 रख दे, इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब क्या बनता है, मतलब ये है कि अगर हमने लिख दिया यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया 0, क्या लिख दिया 0 लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 0 लिख दिया। इसका मतलब क्या है, ये तो है आपका भाजक, ये तो है आपका भाज्य, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि ये तो आप जानते हैं ये तो भाजक होता है, तो भाजक क्या है आपका 0 है, इसमें हमने लगाया 0। ये क्या है आपका भाज्य है, तो हमने इसमें लिखा 2 यानी भाज्य। मतलब ये है कि अब यहाँ पे उल्टा बात आ गया। उल्टा बात क्या आ गया कि हमारे पास है 2 रुपया, कोई आदमी नहीं है बांटने के लिए, ठीक है, कोई आदमी नहीं है बांटने के लिए, ठीक है, तो हम क्या बांटेंगे, हमको तो पता नहीं चलता है। लेकिन वो बात बताइए अब यहाँ देखिए, एक तो बात है कि यहाँ पे हमारे पास 2 रुपया आदमी नहीं है यहाँ पे बांटने के लिए, तो हम किसको बांटे, 2 को बांटते कि 5 को बांटते कि 10 को बांटते कि 100 को बांटते कि 150 को बांटते, 1 लाख आदमी को बांटते, कितना बांटेंगे। यहाँ पे मान जो है वो फिक्स नहीं आ रहा। मतलब ये है कि अगर किसी बच्चे को हमने यहाँ पे दिया कि 0 में 2 से भाग दो, है ना, 0 में यानी भाजक को रखो आपको 0 और 2 को रखो आपको भाज्य में बांटो, तो वो कर देगा इसे 5 लिख देगा। फिर तो काम तो करेंगे तो 0 आएगा, फिर हमारा वहीं रेडी बटेगा, है ही नहीं कि बांटने वाला, किसी को देने वाला तो कोई, हमारे पास तो पैसा है लेकिन देने के लिए कोई, मतलब बांटने के लिए कोई है ही नहीं। मैंने बांटने के लिए तो कोई है, मतलब ये है कि हमारे पास तो पैसा है लेकिन कोई आदमी को, मतलब हमको जिसको देना वो तो है ही नहीं है, तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमने बोला कि 0 है, तो मान लेते हैं कि आपका यहाँ पे एक बच्चा जो है x है, हम बोले कि बाबू भाजक को 0 रखो और अंदर 2 रखो, इसको बांटो, हाँ बांटो, तो उसने 5 रख दिया, फिर वहीं आया, नहीं बांट पाया। उसके बाद यहाँ पे इसने कर दिया 100, फिर आएगा 0, फिर आ गया 2, फिर एक और को हमने बोला यहाँ पर इसको बांटो, वो लिख दिया 50, 0 आ गया, फिर 0 आ गया। मतलब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ये x है, ये y है, ये q है, मान लेते ये सारे बच्चे, ये सारे बच्चे, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं नंबर तो सेम है, नंबर तो सेम है कि आपका जो भाजक है वो 0 है और जो आपका भाज्य है वो क्या है, तो आपका जो भाज्य है वो 2 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो भागफल आ रहा है यानी जो q आ रहा है वो डिफाइन नहीं है, वो डिफाइन नहीं है, यानी अनडिफाइंड यहाँ पर टर्म आ रहा है। अब क्या है, इसका मतलब क्या है, अनडिफाइंड का मतलब क्या, यानी उसका वैल्यू फिक्स नहीं है, उसका वैल्यू जो है वो क्या है, फिक्स नहीं आ पा रहा है, उसका वैल्यू फिक्स नहीं आ पा रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, अगर 2 में हम 4 से भाग दें, मतलब यहाँ पे अगर हम 4 लिख दे और 2 लिख दे, मतलब ये है कि ये भाजक है, ये क्या है भाजक है, और ये क्या है भाज्य, ये क्या है भाज्य। अगर 2 में 4 से भाग दें तो 2 के पढ़ा में कितना बार में आता है 4, यानी 2 बार में, यहाँ पे हम 4 लिख सकते हैं, हटाएंगे माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो इसका भागफल है यानी जो q आया वो क्या है 2 है, ये क्या है फिक्स है, इसका वैल्यू क्या आया है फिक्स आया है। यानी किसी से भी हम भाग कराएं, किसी से भी अगर हम डिवाइड कराएं यानी भाग दिलाएं हैं, तो अगर 2 में हम 4 से भाग दिलाएं यानी 2 को हमने रखा भाजक और 4 को रखा हमने क्या भाज्य रखा, और किसी भी दुनिया के किसी भी बच्चे को हम दे दें, यहाँ ना इंडिया का ना हो, किसी दूसरे स्टेट का हो, किसी दूसरे कंट्री का हो, अगर 2 में 4 से भाग दिया जाए तो उसका हमेशा जो भागफल आएगा वो क्या आएगा आपका 2 ही आएगा, उसमें वो उसका मान क्या है फिक्स है, यहाँ पे वैल्यू जो है उसका मान क्या है फिक्स है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं तो नंबर तो वही है, नंबर तो वही है, लेकिन अलग अलग कंडीशन में जो बच्चे हैं वो उनका अपना जो भागफल है वो अलग अलग ला रहे हैं, भागफल जो है क्या ला रहे हैं अलग अलग ला रहे हैं, ठीक है, भागफल जो है वो क्या ला रहे हैं अलग अलग यहाँ पे ला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसका मान जो है, इसका वैल्यू जो है वो क्या है फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। और अभी जो हम लोग 1 से लेकर यानी 10th क्लास तक जो हम पढ़ रहे हैं उसमें जो है हम लोग केवल क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग बस पढ़ रहे हैं क्या, ये फिक्स वैल्यू ही पढ़ रहा है, फिक्स मान ही पढ़ रहा है, ठीक है। यानी हम लोग जो है ना इमेजिनरी नंबर को यहाँ पे पढ़ नहीं रहे हैं, उसके बारे में नहीं पढ़ना है। 10th के बाद में 11th में जो है ना पढ़ना होगा तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यानी 10th क्लास के अकॉर्डिंग हम लोग बस
वैसे नंबर जिसका वैल्यू फिक्स होता है उसी सारे नंबर के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो अभी 10th क्लास के अकॉर्डिंग जो आपका वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, उनमें जितने भी संख्या है उन सबका वैल्यू क्या है, फिक्स है। यानी फिक्स नंबर को यानी न्यूमेरिक, उसका जो न्यूमेरिक वैल्यू है यानी मान जो है फिक्स वाले को ही पढ़ रहे हैं। यानी परिमेय संख्या भी क्या है, वो हमेशा फिक्स ही होगा, है ना, उसका मान क्या होगा, फिक्स ही होगा। यानी इतना इतना आपका टर्मिनोलॉजी आने वाला है। लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है नंबर तो वही है, यानी भाज्य और भाजक तो वही है, भाग भी है यहाँ पे अगर ये कंडीशन को अगर हम देखें, इस कंडीशन को अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे जो है इसका फिक्स वैल्यू आ रहा है, मतलब किसी भी बच्चे से हम करा दे तो उसका भागफल जो है वो 2 ही आने वाला है। यहाँ पे जो है अगर हम किसी बच्चे से 0 में 2 से भाग कराएं तो उसका भी 0 ही आने वाला, 0 ही क्या बोलते हैं, इसका भी आपका 0 ही आने वाला, ठीक है, क्योंकि 0 में 2 आदमी, अब आदमी तो नहीं तो बांटेंगे क्या, कुछ नहीं बांटेंगे, है ना, तो 0 ही आ जाने वाला है। फिर यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 आ जाने वाला है। यानी किसी भी बच्चे को अगर हम क्या करें, यहाँ पे दूसरा कंडीशन जो है उसको अगर हम फुलफिल करने को बोले तो यहाँ पे सबके बारे में क्या आएगा, 0 ही आएगा। मतलब ये है कि अगर न्यूमरेटर को 0 रखो और डिनोमिनेटर को क्या करो, कोई भी नंबर रखो, तो ये इसमें परिमेय संख्या में आ सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, फिक्स है। यानी किसी भी बच्चे से यहाँ पे काम कराएं, कोई भी बच्चा हो, कहीं का बच्चा हो, यहाँ का हो या दूसरे कंट्री का हो या अदर कंट्रीज का हो, सबका आंसर वही आने वाला है ना। अगर हम न्यूमरेटर को 0 में रखते हैं तो, और डिनोमिनेटर के नीचे कोई भी नंबर को रखते हैं तो, क्लियर है। लेकिन अगर हम Q को 0 रखते हैं, यानी डिनोमिनेटर में 0 रख दें और न्यूमरेटर में कोई भी नंबर देके रखें, अगर भाग कराएं प्रत्येक बच्चे से तो सबका आंसर जो है वो क्या आएगा, अलग अलग आएगा। क्या आएगा, अलग अलग आएगा। मतलब क्या है, इसका मान जो है, इसका वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं है ना। तो यहाँ पे हम जितने भी संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं वो सब फिक्स मान की ही बात, फिक्स मान वाले ही है, फिक्स वैल्यू वाले ही है। इसीलिए जो है यहाँ पे एक बात कंडीशन दिया गया है कि Q नॉट इक्वल टू 0, Q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये बात जो है नॉर्मली ध्यान रखिएगा कि कोई भी टर्म, कोई भी चीज अगर क्लास में बताया जा रहा है, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, तो ये बात ध्यान रखिए कि कोई भी टर्म है या कोई भी चीज आया हुआ है तो ऐसे ही नहीं आया हुआ है, उसका जरूर कोई मतलब बनता है। तो उसको जो है आप पूछा कीजिए, हो सकता है कि आज आगे जो है आप पढ़ के निकल जाए, लेकिन आपको वो पता नहीं, आपका कहीं छोटा भाई या बहन हो, वो अगर ये बात उसके माइंड में आ गया, क्लिक कर गया कि हाँ ये क्या होता है, भैया या दीदी ये क्या होता है, तो आप अगर पढ़े हुए हैं तो आप उसको बता पाइएगा, नहीं तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपको, ठीक है। तो कोशिश कीजिए जो भी बात है उसको हम लोग यहाँ पे क्या करें, डील कर पाए, ठीक है। तो अभी तक हम लोग यहीं पे परिमेय संख्या के बारे में ही हम लोग जाने। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। अगले क्लास में हम जानेंगे अपरिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है हम लोग डेली जो है हम लोग यहाँ पे क्लास 10 के बिहार बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम लोग क्लास करेंगे, है। आप लोग बढ़िया से इसको पढ़िए, बढ़िया से इसको रिवाइज कर लीजिए, किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। चलिए ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।